कभी सोचा है क्या ये मुमकिन है कि कोई एक अकेला इंसान लाखों लोगों की सोच पर पूरी तरह से काबू पा ले? आज हम एडोल्फ हिटलर की उसी प्लेबुक को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें लोगों को वश में करने की तरकीबें लिखी थीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक अकेला आदमी लाखों लोगों को अपना अंधा भक्त बना सकता है? चलिए समझते हैं कि वो कौन सी रणनीतियां थीं जिनका इस्तेमाल किया गया था। इस पूरे खेल का राज 3 बहुत पुराने ग्रीक शब्दों में छिपा है और कमाल की बात यह है कि ये शब्द आज भी उतने ही काम के हैं। ये 3 तरीके हमें सिखाए थे महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने। उन्होंने बताया था कि किसी को भी अपनी बात मनवाने के 3 ही तरीके होते हैं, ईथोस, लोगोस और पैथोस। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल टूथपेस्ट के उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले ईथोस मतलब अथॉरिटी का इस्तेमाल करना, जैसे 90% डेंटिस्ट यही टूथपेस्ट इस्तेमाल करने को कहते हैं। फिर आता है लोगोस यानी लॉजिक, देखो इसमें फ्लोराइड है जो कैविटी से लड़ता है। और आखिर में है सबसे पावरफुल पैथोस यानी इमोशंस, ये टूथपेस्ट अपने देश में बना है, इसे खरीदकर गर्व महसूस करें। अब स्रोत एक बहुत ही मजेदार बात कहता है कि एक तानाशाह राजनीति का पान मसाला होता है, मतलब उसके पास कोई लॉजिकल बात तो होती नहीं, तो उसे पूरी तरह से लोगों की भावनाओं यानी पैथोस पर ही टिके रहना पड़ता है। तो एक तानाशाह बनने के लिए सिर्फ इमोशंस जगाना काफी नहीं है। सबसे पहला और जरूरी कदम है लॉजिक को, तर्क को पूरी तरह से खत्म कर देना, और हिटलर ने सबसे पहले यही किया। तारीख थी 10 मई 1933। इस एक दिन में नाजी पार्टी के अफसरों ने 25,000 से ज्यादा किताबें जला दीं। ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये विचारों पर एक सीधा हमला था। और इस भयानक काम को सही ठहराने के लिए क्या तर्क दिया गया? नाजी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोएबल्स ने कहा, भविष्य का जर्मन इंसान सिर्फ किताबों का नहीं बल्कि कैरेक्टर का इंसान होगा, मतलब सोचने समझने वालों की जरूरत नहीं है। और किन किताबों को जलाया गया? मार्क्सवाद, साइकोलॉजी, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, यहूदी और विदेशी लेखकों की किताबें, यहाँ तक कि मॉडर्न आर्ट पर भी किताबें जला दी गईं। मतलब हर उस सोच को जड़ से मिटाने की कोशिश की गई जो नाजी सोच से अलग थी। लॉजिक को खत्म करने का एक और तरीका था नकली साइंस को बढ़ावा देना। जैसे वर्ल्ड आइस थ्योरी जैसी अजीबोगरीब थ्योरी फैलाई गई जिसमें यह कहा गया कि पूरा यूनिवर्स बर्फ से बना है। ये सब इसलिए ताकि असली साइंटिफिक सोच को दबाया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग अलग सोचने की हिम्मत कर रहे थे उनका क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अल्बर्ट आइंस्टाइन। सोचिए, सिर्फ हिटलर की पार्टी की आलोचना करने पर उन्हें पब्लिक एनिमी नंबर 1 घोषित कर दिया गया। उनके सारे पेपर्स जला दिए गए, उनके सिर पर इनाम रख दिया गया। नतीजा, आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़कर भागना पड़ा। तो जब लोगों की सोचने समझने की शक्ति कमजोर कर दी गई तो इमोशंस के साथ खेलने का मैदान तैयार हो गया। और यहीं से शुरू होती है प्रोपेगेंडा प्लेबुक। इसका पहला कदम था एक नकली दुश्मन बनाना, एक ऐसा दुश्मन जो असल में है ही नहीं, ताकि लोगों को डर और नफरत के नाम पर एक साथ लाया जा सके। और जर्मनी में ये दुश्मन यहूदियों को बनाया गया ताकि लोगों के गुस्से और डर को एक टारगेट मिल जाए। और ये प्रोपेगेंडा कितना अजीब था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, यहूदियों पर एक ही साथ कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों को फैलाने का इल्जाम लगाया गया। मतलब जब नाज़ी समाजवाद की बात करते थे तो कहते थे कि यहूदी कैपिटलिस्ट हैं, और जब वो खुद बड़े बड़े बिजनेसमैन से दोस्ती करते थे तो कहते थे कि यहूदी कम्युनिस्ट हैं। लॉजिक तो था ही नहीं। अब सवाल ये है कि लोग ऐसी बिना सिर पैर की बातों पर यकीन कैसे कर रहे थे? इसके पीछे 2 बड़ी वजहें थी। पहली, मीडिया पर पूरा कंट्रोल था, लोगों के पास जानकारी का कोई दूसरा सोर्स था ही नहीं। और दूसरी वजह, देश में भयंकर बेरोजगारी और गरीबी थी। लोग इतने परेशान थे कि वो अपनी मुसीबतों का दोष किसी पर भी डालने को तैयार थे। अगली चाल थी खुद को एक मसीहा की तरह दिखाना। साल 1923 में हिटलर पर एक बायोग्राफी लिखी गई। इसमें उसकी तुलना जीसस क्राइस्ट से की गई और उसे जर्मनी को बचाने वाला बताया गया। पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। सालों बाद पता चला कि ये बायोग्राफी किसी और ने नहीं बल्कि खुद एडोल्फ हिटलर ने ही एक नकली नाम से लिखी थी। मतलब अपनी तारीफ खुद ही कर डाली।
तो क्या ये सब सिर्फ जर्मनी में हुआ? स्रोत के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसी प्लेबुक है जो दुनिया भर में इतिहास में बार बार इस्तेमाल की गई है। श्रोता यहाँ एक तुलना करता है। वो बताता है कि जैसे नाज़ीवाद में एक शुद्ध जर्मन नस्ल की बात थी और यहूदियों को बाहरी माना गया, वैसे ही कुछ बातें सावरकर के हिंदुत्व की विचारधारा में भी दिखती हैं, जहाँ जातीयता के आधार पर एक शुद्ध भारतीय नस्ल की बात की गई और मुसलमानों ईसाइयों को बाहरी बताया गया। और ये पैटर्न सिर्फ यही नहीं रुकता। स्रोत और भी उदाहरण देता है, जैसे चौधरी रहमत अली का एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का विचार, या फिर ईरान में पश्चिमी देशों को नीचा दिखाना, या पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को कमतर समझना। ये एक ही कहानी है जो बार बार दोहराई जाती है। और यहाँ एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है। याद है, हिटलर ने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी थी। ठीक उसी तरह वीडी सावरकर की तारीफ में लिखी गई एक बायोग्राफी, जिसे चित्रगुप्त नाम से छापा गया था, बाद में पता चला कि उसके लेखक भी खुद सावरकर ही थे। तो फिर इस सब से बचने का रास्ता क्या है? शायद इसका सबसे अच्छा जवाब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इन शब्दों में है, किसी भी पार्टी या किसी भी राजनेता के अंधे भक्त मत बनो। रास्ता अपनी स्वतंत्र और तार्किक सोच में ही है। और ये बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब कोई नैरेटिव, कोई कहानी पूरी तरह से इमोशंस पर चल रही हो, तो फिर उसमें लॉजिक की, तर्क की जगह कहाँ बचती है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।